कैसे हैं आप लोग। मैं सनाउल्लाह खान आपके अपने YouTube चैनल कटल्ली एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और जो मेरे लेक्चर हैं, वीडियो हैं, उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे होंगे और उसे लाइक भी कर रहे होंगे और आपके जो आसपास स्टूडेंट हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे। चलिए, हम अपना टॉपिक कर रहे थे शब्दों के भेद। कल हमने डिस्कस किया था शब्दों के भेद में शब्द क्या होता है। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हमने कल क्या किया है। जो हमारी प्रक्रिया है, जैसा हम डेली करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करते हैं। तो देखिए, शब्द क्या होता है। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई। सार्थक मतलब अर्थ देने वाली। सार्थक का मतलब होता है अर्थ देने वाली इकाई। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द कहलाता है। फिर शब्दों को हमने देखा, शब्दों के भेद में दो तरीके से विभाजित किया गया था, प्रयोग के आधार पर और व्याकरण की दृष्टि के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमने देखे विकारी और अविकारी। ये विकारी क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक और काल में चेंज हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? विकारी। और अविकारी क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक या काल में कोई भी परिवर्तन ना हो। जिनमें परिवर्तन हो जाए वो विकारी कहलाते हैं, जिनमें परिवर्तन ना हो वो अविकारी कहलाते हैं। फिर हमने व्याकरण की दृष्टि से 8 पार्टों को देखा। 8 कौन कौन से देखे? 4 अलग करके देखे, 4 अलग करके देखे। 4 में हमने बताया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो 4 बताए, ये 4 जो आते हैं विकारी के अंतर्गत आते हैं। फिर हमने आपको 4 बताए जिसे कहा जाता है अविकारी। उसमें आपको बताया संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यहां तक हमने अपनी चर्चा कल के लेक्चर में की थी। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है संज्ञा। विस्मय सबसे पहले जो हमारे स्टार्ट करेंगे वो है संज्ञा। विकारी का पहला टॉपिक जिसे कहा जाता है संज्ञा। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा का मतलब ही क्या होता है? अगर हम संज्ञा को तोड़ेंगे तो संज्ञा मतलब होता है सम और ज्ञा। सम धन ज्ञा। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है सम्यक। सम का मतलब क्या होता है? सम्यक। और ज्ञा का मतलब क्या होता है? ज्ञान। मतलब कि सम्यक ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान ही क्या कहलाती है? आपकी संज्ञा कहलाती है। अब देखिए, बेसिक परिभाषा संज्ञा क्या होती है? किसी भी वस्तु, कोई स्थान या नाम या प्राणी आदि शब्दों का जो बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मान के चलिए किसी का नाम है रमेश, तो रमेश क्या हुई? संज्ञा हुई। मान के चलिए लाल किला है, किसी जगह का नाम है, इसका मतलब क्या हुआ? संज्ञा हुआ। मान के चलिए कोई नदी का नाम है गंगा है, तो गंगा क्या हुई? संज्ञा हुई। तो देखिए, सबसे आसान भाषा में मैं आपको और बताऊं, संज्ञा किसे कहते हैं? आपकी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से जो भी चीज दिखाई दे वो क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। मान के चलिए ये बोर्ड है, मान के चलिए ये बोर्ड है, आपको दिखाई दिया तो समझ लीजिए क्या है? संज्ञा है। ये मार्कर है, आपको दिखाई दिया, क्या है? संज्ञा है। मैं हूं, आपको दिखाई दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो समझ लीजिए मैं क्या हूं? संज्ञा हूं। जो भी चीज आपकी आंखों से दिखाई दे वो क्या कहलाएगी? आपकी संज्ञा कहलाएगी। ये संज्ञा का मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान, मतलब संपूर्ण ज्ञान। चलिए, संज्ञा का विभाजन देख लीजिए। संज्ञा किस तरीके से विभाजित होती है? तो संज्ञा का विभाजन का तरीका क्या है? संज्ञा को 2 तरीके से पहले विभाजित किया गया है। 2 तरीके से बताया गया है। कैसे कैसे बताया गया है संज्ञा का विभाजन? आपका देखिए, पहला बताया गया है आपका व्युत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। फिर बताया गया है अर्थ की दृष्टि के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ की दृष्टि के आधार पर। अर्थ की दृष्टि के आधार पर पहला बताया गया है व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बताया गया है अर्थ की दृष्टि के आधार पर। देखिए, ये व्युत्पत्ति क्या होती है? एक होती है उत्पत्ति और एक होती है व्युत्पत्ति। पता ही नहीं लोगों को उत्पत्ति। एक शब्द होता है उत्पत्ति और एक होता है व्युत्पत्ति। दोनों अलग अलग हैं। चलिए देख लेते हैं बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक चीजों का ज्ञान नहीं होता है। उत्पत्ति
उत्पत्ति का मतलब क्या होता है सर आप, और व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है, दोनों को मैं बताऊंगा। पहले व्युत्पत्ति समझ लेते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब होता है किसी ना किसी के साथ सहारे उत्पन्न हुआ कोई चीज, मान के चलिए कोई चीज किसी के सहारे उत्पन्न हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, व्युत्पत्ति। और जिसकी उत्पत्ति में, जिसके उत्पन्न होने में किसी का सहारा ना हो, वो क्या होगा, ये उत्पत्ति। वो क्या होगी, उत्पत्ति। मान के चलिए हम हैं तो हमारा जन्म हुआ है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे माँ बाप के द्वारा, इसका मतलब हमारी क्या हुई है, व्युत्पत्ति। हमारी क्या हुई है, व्युत्पत्ति। हमारे पेरेंट्स हैं, उनका जन्म हुआ है, हमारे पापा हैं, उनका जन्म हुआ उनके पेरेंट्स के द्वारा, तो वो क्या है, उनकी भी व्युत्पत्ति। लेकिन ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, उसकी क्या हुई है, कोई उत्पत्ति, कोई भी उत्पत्ति नहीं हुई है, वो खुद ही अपने आप में उत्पन्न है, तो वो क्या कहलाएगी, उत्पत्ति। और हमारा क्या होगा, व्युत्पत्ति। हम किसी के सहारे उत्पन्न हो जाएं तो क्या कहलाएंगे, व्युत्पत्ति। और जिसके सहारे में उत्पन्न होने में किसी का सहारा न हो तो क्या कहलाएगी, उत्पत्ति। देखिए बेसिक डिफरेंस होता है। अब यही व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने पार्ट हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 पार्ट होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। ऋण, यौगिक, यौगुण। कौन कौन से, ऋण, यौगिक, यौगिक और योग गुण। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। ऋण, यौगिक, योग गुण। ये ऋण क्या होते हैं, मैंने आपको बताया। ऋण क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो ऋण हो, जो अपने में मूल हो, जो किसी ना किसी से मिलकर ना बने हो। ऋण शब्द क्या होते हैं, जो किसी से मिलकर नहीं बने होते। मान के चलिए अगर आप उन शब्दों का वर्ण विन्यास करेंगे, तोड़ेंगे, तो उनका कोई भी अर्थ निकल कर नहीं आएगा। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, ऋण शब्द कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा लाल किला, जैसे मैंने कहा गंगा, जैसे मैंने कहा गंगा, क्या कहा, गंगा, क्या कहा, गंगा। तो गंगा कैसा शब्द है, गंगा है ऋण शब्द। अगर गंगा को तोड़ोगे, गंगा, गा गा, इसका मतलब अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। मान के चलिए यौगिक, यौगिक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। नाम ही क्या है, यौगिक, योग, योग से बने हुए, कहीं ना कहीं 2 शब्दों का योग होगा, इसलिए इन शब्दों का नाम क्या है, यौगिक शब्द। जैसे मैंने कहा विद्यालय, जैसे मैंने कहा विद्यालय, या मैं कहने लगूं पाठशाला, या मैं कहने लगूं पनघट, ये शब्द कैसे हैं, यौगिक। विद्यालय को अगर आप तोड़ेंगे, जब आप तोड़ेंगे ऐसे शब्दों को, तो इनका अलग अलग अर्थ निकलेगा। जैसे मैंने विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आल्य। विद्या मतलब विद्या और आल्य मतलब किसी जगह का स्थान, रहने का निवास, आल्य क्या हो जाएगा, विद्यालय। देखिए बात समझिए, यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ऋण शब्द क्या होते हैं, सर ऐसे शब्द होते हैं जो किन्हीं शब्दों से मिलकर नहीं बने होते। उनका अगर हम वर्ण विन्यास करेंगे तो अलग अलग शब्द जब करेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे, तो उनका कोई अर्थ निकल कर नहीं आएगा। बात आ जाती है योग ऋण। योग ऋण शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ न देकर कोई तीसरा अर्थ देने लगे, सामान्य अर्थ न देकर कोई तीसरा अर्थ देने लगे, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा जलज, जैसे मैंने कहा जलज, जैसे मैं कहने लगूं लंबोदर। लंबोदर के मतलब आपको समझ में आना चाहिए, लंबोदर मतलब क्या होगा, गणेश भगवान, तुरंत आपके जहन में आना चाहिए। मैंने कहा जलज, जलन मतलब जल में उत्पन्न होने वाला, मतलब कमल, आपके जहन में तुरंत बात आ जानी चाहिए। इसका मतलब सामान्य अर्थ न निकलकर तीसरा अर्थ निकलने लगे, कोई विशेष अर्थ निकलने लगे, तो क्या हो जाएगा, योग गुण। देखिए यही 3 शब्द जो होते हैं, यही 3 शब्द शब्दों के भेद के अंतर्गत भी रचना या बनावट के आधार पर भी आते हैं। यही 3 जो मैंने आपको बात बता दी है, यही आगे चलकर आप देखेंगे जब मैं आपको 8 के 8 पाठ पढ़ा दूंगा शब्दों के भेद को, तो फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताऊंगा। फिर रचना या बनावट के आधार पर जब मैं आपको रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ाऊंगा, तो वो 3 पार्ट यही होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद एग्जाम में बहुत बार आता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, वो चीज आपने अभी यहीं पर ही डिस्कस कर ली है। तो देखिए संज्ञा को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, पहला व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ की दृष्टि के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपने 3 पार्ट होते हैं। आपने देखा ऋण, यौगिक और योग गुण।
भ्रूण आपने देखा कैसे, गंगा यौगिक आपने देखा विद्यालय, पाठशाला, पनघट आपने देखा, यौवन, जलज, लंबोदर, एकदम से दशानन आपके जहन में आ जाए। दशानन से मतलब रावण, अर्थात तीसरे पे आप पहुंच जाए। ये क्या कहलाएंगे? आपकी व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। अब बात आ जाती है अर्थ के आधार पर संज्ञा। तो देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा का विभाजन कितने तरीके से किया गया है? 5 तरीके से किया गया है। कितने तरीके से किया गया है? 5 तरीके से। देखिए 5 तरीके से संज्ञा कौन कौन सी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सवाल आयोग क्या पूछता है पहले मैं वो आपको बताऊं। सवाल पूछता है संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं। सबसे पहला सवाल आता है आपका संज्ञा के कितने भेद माने गए। तो देखिए संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं। पहले मैं आपको बता दूं, अर्थ की दृष्टि से मैंने आपको बताया, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद माने गए। और अगर वैसे सवाल आए संज्ञा के कितने भेद माने गए, आप बताएंगे 5 भेद। कुल भेद कितने माने गए हैं? 5 भेद। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं? 5 भेद माने गए। अगर सवाल आ जाए प्रमुख रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 3 मारेंगे। क्या मारेंगे? 3 मारेंगे। और सवाल आ जाए मुख्यता या कितने मानेंगे आप? 3 मानेंगे। सवाल आ जाए कुल भेद कितने हैं संज्ञा के, तो आप कितने मानेंगे सर? 5 मानेंगे। वही 5 भेद अर्थ की दृष्टि से भी हैं और वही कॉमन है। तो देखिए अर्थ की दृष्टि से 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला है आपका व्यक्तिवाचक। पहला कौन सा है आपका? व्यक्तिवाचक। दूसरा कौन सा है आपका? जातिवाचक। दूसरा कौन सा है आपका? जातिवाचक। तीसरा कौन सा है आपका? भाववाचक। कौन सा है? भाववाचक। ये प्रमुख रूप से 3 भेद माने गए। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जो चौथा है वो आपको जातिवाचक के अंतर्गत है। कौन कौन से हैं आपके? एक होता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, और एक होता है आपका समूहवाचक। एक होता है आपका समूहवाचक। ये 5 भेद हैं। ये आपका द्रव्यवाचक चौथा है और समूहवाचक कैसा है? 5वां है, क्योंकि ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक के, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कुल भेद 5 हो गए। और प्रमुख भेद अगर पूछ ले या मुख्यतः भी पूछ ले तो आप कितने मारेंगे? 3 मारेंगे। और अर्थ की दृष्टि के आधार पर जो मैं आपको बता रहा था, अर्थ की दृष्टि के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अर्थ की दृष्टि के आधार पर ये जो 5 भेद हैं ये किसके आधार पर हैं? आपके अर्थ की दृष्टि के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ की दृष्टि। अर्थ की दृष्टि के आधार पर किसके भेद हैं आपके? अर्थ की दृष्टि के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारा आज का वो कौन सा है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा है हमें जो डिस्कस करनी है? वो डिस्कस करनी है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए पहला जो है हमारी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी वस्तु विशेष, जो किसी स्थान विशेष, जो किसी व्यक्ति विशेष के आदि का बोध कराए। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, जो किसी स्थान विशेष, जो किसी आपके प्राणी विशेष, जो किसी वस्तु विशेष आदि का बोध कराए, वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक। मान के चलिए मेरा नाम है सनाउल्लाह, तो कहा सनाउल्लाह, तो सनाउल्लाह क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मान के चलिए गरिमा, तो गरिमा कैसी हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मान के चलिए सीता, सीता कैसी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऐसी संज्ञा जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताए, कोई स्थान विशेष के बारे में बताए, कोई किसी के आपके वस्तु विशेष के बारे में बताए, ये क्या कहलाएंगे? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई? मान के चलिए जैसे मैंने कहा रमेश, जैसे मैंने कहा लाल किला। लाल किला कैसी संज्ञा हो गई भैया? आपकी व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी स्थान विशेष का नाम बता रहा है। स्थान विशेष कैसा है? लाल किला है। मैंने कहा गंगा, मैंने कहा गंगा, गंगा क्या हो गई? आपकी व्यक्तिवाचक। कैसी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। मैंने कहा वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी जगह का नाम, स्थान का नाम। कैसी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। आपको समझ में आया होगा। मान के चलिए मैं कहने लगा नदी, मैंने कहा नदी, तो इसका मतलब नदी क्या हुआ? क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई? सोचिए नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नदी क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? भैया नदी के बारे में पता नहीं है। किस नदी के बारे में बात कर रहे हैं हम?
अगर हमने कहते गंगा तो व्यक्तिवाचक है, और अगर हमने कहा नदी तो अभी अगला पार्ट बताएंगे कौन सी पार्ट हो जाएगी, ये जातिवाचक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, चलिए देख लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, पहले मैंने आपको ये बता दिया, ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष, जो स्थान विशेष, वस्तु विशेष के बारे में बोध कराए, वो क्या कहलाएगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी क्या होती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा क्या कहलाती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा को भी देख लेते हैं। आपकी जातिवाचक संज्ञा, देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, चलिए जातिवाचक संज्ञा को जल्दी से देख लेते हैं। ऐसी संज्ञा, इसमें क्या होता है, जो किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष को न बताकर पूरे के पूरे समुदाय का बोध करा दे, उसकी पूरी जाति का बोध करा दे, वो क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा। जी हाँ, जो किसी व्यक्ति विशेष को न बताकर पूरे के पूरे उसकी जाति का बोध करा दे, पूरे के पूरे समुदाय का बोध करा दे, वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, जातिवाचक। उसके संबंधित पद से रिलेटेड, जो उसके व्यवसाय से रिलेटेड हो, जो उसके कार्य से रिलेटेड हो, पूरे के पूरे चीजों का, जो पूरा के पूरे जाति का बोध करा दे, वो क्या कहलाएगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा। चाहे जैसे मैंने कहा पक्षी, जैसे मैंने कहा पक्षी, अब पक्षी कहा तो पक्षी क्या हो गया भैया, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि ये नहीं पता किस पक्षी की बात कर रहे हैं हम, भैया किसकी बात कर रहे हैं, कबूतर की बात कर रहे हैं, चील की बात कर रहे हैं, बाज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं ये पता नहीं है, इसलिए पक्षी क्या हो गया, जातिवाचक। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़का क्या हो गया, लड़का क्या हो गया, जातिवाचक। ये नहीं पता किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं। अगर हम कहते रमेश तो तुरंत आपके जहन में आ जाना चाहिए था व्यक्तिवाचक, क्योंकि व्यक्ति पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक। और यहां पर हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के बारे में बात न करके उसके पूरे होल कम्युनिटी के बारे में बात करने लगे, तो क्या कहलाएगा, जातिवाचक। जी हाँ, क्या कहलाएगा, जातिवाचक। मान के चलिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बहुत बार आया है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा, जातिवाचक। क्योंकि पता ही नहीं है किस राष्ट्रपति की बात कर रही है, क्या भारत के राष्ट्रपति की बात हो रही है, क्या किस कंट्री के, किस मुल्क के राष्ट्रपति की बात हो रही है, इसलिए क्या कहलाएगी आपकी ये जातिवाचक संज्ञा। राष्ट्रपति क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा। प्रधानमंत्री क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा। हमने कहा भारत के प्रधानमंत्री, इसका मतलब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहे हैं आप, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। और जब आप इंडिकेट नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं सिंपल राष्ट्रपति, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका जातिवाचक संज्ञा। जैसे जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं और देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे। मान के चलिए मैंने कहा दिनों के नाम क्या हो गए आपके, जातिवाचक संज्ञा। महीनों के नाम क्या हो गए आपके, महीनों के नाम क्या हो गए आपके, जातिवाचक संज्ञा। दिन पता नहीं है भैया सोमवार की बात कर रहे हैं या मंगलवार की बात कर रहे हैं, तो दिन क्या हो जाएगा आपकी, जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा महीनों में पता नहीं है भैया कौन से महीने की बात कर रहे हैं। मान के चलिए जनवरी की बात कर रहे हैं, ये जो मई चल रहा है मई की बात कर रहे हैं या जुलाई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं पता नहीं है हमें, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, महीने क्या हो जाएंगे आपके, जातिवाचक संज्ञा। मान के चलिए समाचार पत्र कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवादी संज्ञा। पता नहीं कौन से समाचार की बात चल रही है, दैनिक की बात चल रही है, अमर उजाला की बात चल रही है, द हिंदू की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समाचार पत्र कैसे हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मान के चलिए मैंने कहा नदी कौन सी हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। बिल्कुल मैंने कहा पर्वत किस पर्वत की बात चल रही है, पता नहीं है, माउंट एवरेस्ट की बात तो नहीं चल रही है, किस पर्वत की बात चल रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर किसी पर्वत की बात करने लगे, एवरेस्ट की बात करने लगे, माउंट एवरेस्ट की, तो आप क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। और अगर मैं कहने लगूं पर्वत, तो पर्वत में आप क्या कहेंगे, जातिवाचक। जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैंने कहा घटना, ये नहीं पता घटना कौन सी घटना की बात कर रहा हूं, तो घटना का मतलब क्या हो गया, जातिवाचक। मैंने कहा चोरी चोरा कांड, आपके जहन में आ जाना चाहिए तुरंत, अच्छा पर्टिकुलर घटना, व्यक्तिवाचक। और मैं कहने लगूं जलियांवाला कांड, तो आपके जहन में तुरंत आ जाना चाहिए कौन सी संज्ञा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी कांड के बारे में बता रहा हूं, जलियांवाला कांड, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर मैं जहन में लूं घटना, इसका मतलब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मैं उम्मीद करता हूं आपके जहन में सारी चीजें जातिवाचक संज्ञाएं बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होंगी। जैसे मान के चलिए पर्टिकुलर मैंने आपको बता दिया था, नदी के बारे में बता दिया, समाचार पत्र बता दिया, महीना बता दिया, दिन बता दिए, पर्वत बता दिए, घटना बता दी। इन चीजों के बारे में ये चीज सारी की सारी कैसी संज्ञाएं हैं? जातिवाचक संज्ञाएं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताने लगे। मैंने आपको बताया था महीना जनवरी, या दिन कौन सा? सोमवार। ये क्या होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए आज हमने डिस्कस किया है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। बाकी जो 3 पार्ट हैं हम अपने अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो न्यू कमर हैं, जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे पुराने लेक्चर वर्णमाला के जो पूरे के पूरे अपलोड हो चुके हैं, उन्हें भी देखना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ।